गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 जो कल हमने स्टार्ट किया था। कुछ बातें जो कल हमने पढ़ चुके हैं उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर हमारा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से कोई आवेश गतिमान होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और एक वैज्ञानिक है ऑर्स्टेड, उन्होंने प्रयोग द्वारा ये बताया कि किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है अर्थात आवेश गति करता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने कल पढ़ा था और इसी में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे एक में परिवर्तन होने से दूसरा परिवर्तित होता है। और इसी बात को लेकर के एक बल्ब के बारे में हमने पढ़े थे जिसे लॉरेंज बल्ब कहा जाता है। और लॉरेंज बल्ब जब दोनों क्षेत्र उपस्थित होते हैं तब इस बल्ब का अनुभव किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर या और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी दोनों की उपस्थिति में कोई बिंदु आवेश q वेग वेक्टर v से गतिमान तथा किसी दिए गए समय t पर वेक्टर r पर स्थित है, तब हम देखते हैं कि इस आवेश पर इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा लगने वाला जो बल है वो एक समीकरण के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। वेक्टर F इज इक्वल टू, मैंने जैसे यहाँ लिखा है, आपको लिखना ऐसा है, बुक में बोल्ड लेटर में लिखा है, उसका मतलब है सदिश रूप में है। तो यहाँ सदिश में आपको सदिश का साइन लगाकर लिखना है। वेक्टर F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट वेक्टर E वेक्टर R प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V वेक्टर R। यहाँ ध्यान दीजिए ये दो पार्ट है इसके, ये एक है विद्युत क्षेत्र की बात और ये दूसरी है चुंबकीय क्षेत्र की बात। यहाँ हमको ये देखना है कि लॉरेंज बल्ब इन दोनों के परिमाणों के योग से हमको मिल रहा है। कहने का मतलब यदि दोनों क्षेत्र उपस्थित हैं कहीं पर, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और उस स्थिति में कोई आवेश वहाँ गतिमान होता है तो उस पर जो बल लगेगा वो लॉरेंज बल कहलाता है। और ये लॉरेंज बल F इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब इन दोनों घटकों पर ये किस प्रकार निर्भर करता है इसको जानने के लिए हमने 3 बिंदुओं में इसको स्पष्ट किया है। सबसे पहले नंबर 1 में देखिए यहाँ पर कि किस तरह से यह का मतलब है लॉरेंज बल Q वेक्टर V तथा वेक्टर B यानी कण के आवेश, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहाँ पर कण का आवेश है, यह है Q, वेग है ये V है वेक्टर V, और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B पर निर्भर करता है। ये कब की स्थिति में बात कर रहे हैं, जब हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया कर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र को अब यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसलिए ये वाला फैक्टर यहाँ पर नहीं आ रहा है। वेक्टर E वेक्टर R की यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है या उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है बल पर, क्योंकि वो उपस्थित नहीं है। उपस्थित क्या है यहाँ पर? यहाँ पर उपस्थित है केवल चुंबकीय क्षेत्र। देखिए केवल चुंबकीय क्षेत्र अगर उपस्थित होगा तो आपको एक ही फैक्टर का उपयोग यहाँ पर करना होगा। और ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि F जो है वो Q V तथा V पर निर्भर होगा और ऋण आवेश पर लगने वाला बल धन आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत होगा, यानी दिशा में अंतर होगा दोनों के। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दूसरी बात क्या है, नंबर 2, चुंबकीय बल Q V क्रॉस B वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र का एक सदिश गुणनफल होता है। यहाँ पर V और B का जो गुणनफल है इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम लिख रहे हैं V क्रॉस B, दोनों वेक्टर हैं, तो इसका परिमाण क्या होगा? VB साइन थीटा, जहाँ थीटा उन दोनों के बीच का कोण होता है। अभी हम चित्र से भी इसको समझेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को समाप्ति में शून्य कर देता है। कहने का मतलब यह है कि इस F की वैल्यू 0 कब होगी? इस F की वैल्यू इन पर निर्भर कर रही है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है
वी बी साइन थीटा के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि थीटा का मान कैसा आ रहा है, या थीटा की वैल्यू के आधार पर, थीटा के मान के आधार पर एफ का मान यानी बल का मान हमको मिलेगा। इसको समझने के लिए आपको चित्र देखना होगा। इस चित्र से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखिए चित्र ए, आप देखिए चित्र ए में हम यहाँ पर देख रहे हैं एक सतह पर, एक प्लेन पर इसको दिखाया जा रहा है। वेक्टर एफ जो कि बल है, इसकी दिशा ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है। वेक्टर वी जो कि चुंबकीय क्षेत्र है, और वेक्टर वी जो कि आवेश, जो धन क्यू आवेश है, प्लस क्यू चार्ज है, उसके वेग की दिशा है। इसका वेग वेक्टर वी को दिखा रहे हैं। हमें ये देखना है कि बी और वी के बीच में जो कोण है थीटा, उसका मान क्या होता है। उसके आधार पर आपको एफ का मान मिलेगा। और एफ की दिशा को भी जानने के लिए हमें यहाँ पर राइट हैंड रूल का यूज करना है, यानी दक्षिण हस्त नियम। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अगर मैंने ऐसा रखा है तो अंगूठे की दिशा जो है वो बल एफ की दिशा दिखा रही है, लेकिन उंगलियों की दिशा अगर मैंने मोड़ लिया है तो ये बी की दिशा है। अगर मैंने एक उंगली को खोल के रखा है और मैं कहता हूँ कि ये वी है और बाकी 3 उंगलियां वेक्टर बी है, तो ये कहलाती है प्रति समांतर। यदि मैंने ऐसा मोड़ लिया, दोनों एक ही दिशा में आ गए, बी भी एक साइड है और वी भी एक साइड है, तो हम कहेंगे समांतर। तो यहाँ वही बात स्पष्ट हुई है कि यदि वेक्टर वी और वेक्टर बी समांतर है, इसका मतलब थीटा 0 है, तो साइन 0 0 हो जाएगा। प्रति समांतर है, मतलब एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, एक ही सरल रेखा में, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, वो कहलाएगा प्रति समांतर। वहां पर आपका थीटा होगा 180 डिग्री 180 अंश, और ऐसी स्थिति में भी आपको गुणनफल 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब एफ का मान 0 होगा इस थीटा की वजह से। और हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये समतल सतह है, इसके ऊपर अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो ऊपर की तरफ मैं बताऊंगा एफ की दिशा है, बल की दिशा, और ये दोनों कोण से, जो एक ये दिशा और एक ये दिशा, इन दोनों से एक वेक्टर बी की दिशा को दिखाएगा और एक वेक्टर वी की दिशा। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों समतल में है, बी एंड वी, लेकिन दोनों के प्रति एफ जो है वो अभिलंबवत है या लंबवत है। तो इस तरह से हमको ये सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। और इसी चित्र के बाजू में एक चित्र बी है, वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बता रहा है आवेश का विक्षेप किस तरफ होगा अगर पहले से चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है आपको वेक्टर बी, 4 आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, चित्र बी दिख रहा है। देखिए अब चित्र बी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको वेक्टर बी में 4 एरो दिख रहे हैं। ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है। हमने इसमें क्या किया है, इस चुंबकीय क्षेत्र में 2 आवेश को रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज। आप देखिए वो गतिमान आवेश का विक्षेप जो डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, धन आवेश का विक्षेप जो है वो उस दिशा में है। धन आवेश क्या हो रहा है, इस तरफ से इधर चला जा रहा है, और वहीं पर ऋण आवेश का विक्षेप इस तरफ। यानी कि विक्षेप की दिशा क्या होगी, अगर आवेश का आपने प्रकार बदल दिया, एक प्लस चार्ज ले लिया और एक माइनस ले लिया, तो ऐसी स्थिति में जो विक्षेप होगा वो दोनों का विपरीत दिशा में होगा। ये हमारा था थर्ड पॉइंट। इस बात को समझने के बाद अगर हम ये कहते हैं कि आवेश गतिमान नहीं है, अर्थात हम कह रहे हैं कि वेक्टर v का परिमाण 0 है, यानी उसका कोई वेग नहीं, गतिमान नहीं मतलब स्थिर है। ऐसी स्थिति में भी उस पर लगने वाला ये लॉरेंट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की परिभाषा देने में हमारी सहायता करता है। देखिए अब आप यहाँ कैसे हम यहाँ पर सबकी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। यदि हमने F बराबर क्यू वी क्रॉस बी केवल इतना ही लिया तो उसका परिमाण यही आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा।
इनटू यूनिट वेक्टर है जो कि दिशा बताने के लिए, यानी कि गुणनफल भी हमको सदिश ही मिलेगा। देखते हैं इसका मात्रक कैसे बनता है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। इसके लिए हमने मान लिया है कि सब चीजें एकांक है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v का परिमाण 1 SI मात्रक ले रहे हैं, और ये कब होगा, जब आवेश 1 कूलम होगा और वेक्टर v के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आवेश गतिमान होगा, और F जो होगा उस स्थिति में लगने वाला बल 1 न्यूटन का होगा। इन सारी बातों को एकांक यानी 1 लेने पर हमको यहाँ पता चलता है कि ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो 1 टेस्ला होगा। टेस्ला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। इसे याद रखिए, कैपिटल T इसका सिंबल होता है। और ये एक वैज्ञानिक निकोला टेस्ला है जो 1856 से 1943 के बीच में जिन्होंने काम किया है, उनके नाम पर इसका मात्रक बनता है टेस्ला। और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का बहुत बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रक भी उपयोग में लाए जाते हैं।